अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकरम। चैप्टर नंबर 14, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑफ कोर्स इससे पहले हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो पढ़ चुके हैं। और हर चैप्टर के स्टार्ट से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने से पहले मुनासिब होता है कि अगर आप जॉर्ज जूल की जो किताब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से, उसको कम से कम एक दफ़ा आप लोग लाजमी रीड आउट किया करें। अब अगर एग्ज़ाम नाइट है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो साफ ज़ाहिर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो फिर ज़रूर एक दफ़ा रीड आउट करें। तो एनी हाउ आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ है, ऑफ कोर्स मैंने इसको लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि मैंने क्वेश्चंस के सामने एल डॉट क्यू या एस डॉट क्यू लिखा है, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो आपको इसको इस अंदाज से तैयार तैयार करना चाहिए, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एस डॉट क्यू और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एल डॉट क्यू। और एक अहम बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज की किताब है, इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो उनके अंदर से ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर ज़हन में रखना है कि जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहरहाल इनको मैंने एक तरतीब से बनाया है कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके अंदर कौन-कौन से जो है एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन-कौन सी सब हेडिंग्स आ रही हैं। ऑफ कोर्स मेन हेडिंग्स रेड में हैं और जो ब्लैक हैं वो उसकी मेन हेडिंग की सब हेडिंग हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जो है क्वेश्चन बन कैसे रहा है। एनी हाउ हम मूव करते हैं इस चैप्टर की जान। सबसे पहला सवाल जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, तो क्या फ़र्क है जनाब? एक्विजिशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि लैंग्वेज को नेचुरली जब आप एक्वायर करते हैं, यानी कि उसके लिए कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं करते। ठीक है? और ये लैंग्वेज ख़ास तौर पर जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक्विज़िशन जो है उसका रोल ज़्यादा होता है। यानी नेचुरली आप ग्रो हो रहे होते हैं और नेचुरली आपके सामने जो है वो लैंग्वेज एक्सपोज़ हो रही होती है और लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। एक मख़सूस किस्म की लैंग्वेज एनवायरनमेंट के अंदर, लैंग्वेज एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि जैसे घर की एनवायरनमेंट है, उसके अंदर लोग बोल रहे हैं या फिर आपके जो पड़ोसी बच्चे हैं वो आते हैं और वो डिफरेंट किस्म की जो वोकैब इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक ख़ास किस्म की नेचुरली एक लैंग्वेज एनवायरनमेंट बनती है। यानी स्कूल जाके, एकेडमी जाके और या फिर मखसूस जो लर्निंग के प्रोसेसेस हैं कॉन्शियसली उनको आप नहीं करते। तो ये है पहला एक डिफरेंस जो कि एक्विजिशन और लर्निंग के अंदर है। इसी की तरह जो लर्निंग है वो आप एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या है कि जैसे मैं लैंग्वेज कोर्सेज करवाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, तो लोग मेरे पास आते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हो चुकी होती है। और लर्निंग अमूमन सेकंड लैंग्वेज के लिए होती है कि लोग एक मखसूस फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए, जैसे एक टीचर उनको समझाता भी है और फिर उनको एक मखसूस किस्म की एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर वो सीख सकें। तो एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा एक्विजिशन जो है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है और लर्निंग जो है वो कॉन्शियस प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है कि जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो मुझे आप लोग सुन रहे हैं तो मोस्टली सावधारे आप जो हैं फ्रॉम 14 टू 30 एज के दरमियान में, यानी कि मैंने कुछ ज़्यादा लंबा गैप दे दिया, बट मैंने अपने यूट्यूब से ये देखा कि मेरे मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं वो 14 से लेकर 30 एज के हैं या 35 मैक्सिमम। तो आप लोग जो हैं अमूमन क्या करते हैं कि आप लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन हुई हुई है, तो आप एक कॉन्शियस वे से ही अब अंग्रेजी सीखेंगे या अरबी सीखेंगे या कोई भी और लैंग्वेज सीखेंगे। जबकि एक्विजिशन एक सब कॉन्शियस प्रोसेस है, व्हेन यू आर नॉट रियली अवेयर कि यू आर बीइंग टॉट समथिंग, या आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आपको इस चीज़ की खबर ही नहीं होती। लेकिन जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है कि जब आपका कॉन्शियस प्रोसेस होता है।
इसी तरह जो एक्विजिशन है वो इंट्यूशन एंड एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा मबनी होती है। यानी आपको इंट्यूशन से मुराद वैसे तो हम लेते हैं कि जो एक आपके दिमाग में खुद से ही चीज़ें आती हैं, या आपके सामने बगैर एफर्ट के आपके दिमाग में बातें आती हैं या आपके सामने आती हैं और उनको आप सीख लेते हैं। या फिर एग्जाम्पल्स, यानी कि लोग कुछ कर रहे होते हैं और आप उनको देखते हैं, और फिर या आप कुछ बोल रहे होते हैं उनको सुनते हैं और उनको रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से आप एक्वायर करते हैं। लेकिन जहाँ तक लर्निंग की बात है, तो फिर उसके अंदर रूल्स आ जाते हैं और फिर उन रूल्स की एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे अगर मैं किसी को अंग्रेजी सिखाना चाहूँ, वैसे जो मेरे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए आते हैं, और मैं इस हवाले से बता दूं कि मैं ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश हमेशा करवाता रहता हूँ, मेरा रेगुलर चलता है, आजकल भी चल रहा है। एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वाइड एक्सपीरियंस फॉर दैट, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 0307995952, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस। सो रूल्स में आपको, ऑफ कोर्स मैं तो वैसे तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब कोई शख्स सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग सीखना चाहे तो उसके लिए बेस्ट तरीकाकार क्या हो सकता है। तो बहरहाल जो ओवरऑल लर्निंग है उसके अंदर रूल्स और एक्सप्लेनेशन जो है बहरहाल एक रोल अदा करती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना ज़रूरी था कि एक्विजिशन और लर्निंग जो है, क्योंकि टाइटल जो है आपका वो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन दोनों लिखा हुआ है। तो एक्विजिशन और लर्निंग को समझना ज़रूरी था कि इनमें डिफरेंस क्या है। जी, तो अब हम ये देखेंगे कि जब एक्विजिशन करना चाहते हैं इंसान, तो उसके अंदर बैरियर कौन-कौन से आ सकते हैं, रुकावटें कौन-कौन सी मुमकिना तौर पर आ सकती हैं। अ, अच्छा, जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है ख़ास तौर पर, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये अडल्ट के लिए इस वजह से डिफ़िकल्ट है कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का लिमिटेड टाइम आपको मिलेगा, और फोकस भी लिमिटेड होगा और इंसेंटिव भी लिमिटेड होगा। यानी कि जब तो कोई बंदा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहा होता है, तो उसके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। जैसे बच्चा जो है, अब उसको ये नहीं है कि मैंने 3 महीने का कोर्स करना है लैंग्वेज का और उसके अंदर ही मुझे सब कुछ सीखना है। और अमूमन जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो 3 महीने या 2 महीने के लिए आते हैं। तो अब क्या होता है कि वो 2 मंथ्स में भी जब मेरी क्लास में बैठे हैं या ऑनलाइन मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त तो जो है वो लोग लैंग्वेज एनवायरनमेंट में आ रहे होते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो लाइफ के नेक्स्ट 23 आवर्स होते हैं, उसके अंदर वो उनकी जो इंटरेक्शन है वो किसी के साथ अंग्रेजी में नहीं होती। तो इसी तरह जब 2 मंथ्स फिनिश होंगे या 3 मंथ्स फिनिश होंगे, तो फिर वो एक लिमिटेड टाइम है उनके लिए सीखने के पास। इसी के अलावा फोकस जो है वो भी 100% नहीं है। यानी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंसान, अंग्रेजी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि सबको आसानी से समझ आ जाएगी, और मेरा एक्सपीरियंस ही ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का ही है। तो उसमें क्या होता है कि फोकस भी कम होता है ऑफ कोर्स। जब बच्चा होता है उसको, तो उसका तो फोकस ही सारे का सारा जो उसको सुनाई दे रहा है उसके ऊपर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब लैंग्वेज लर्निंग L2 की बात हो रही है, यानी सेकंड लैंग्वेज बेसिकली, तो उसके अंदर उसका फोकस जो है वो बहुत कम होता है, इंसेंटिव भी कम होता है। इंसेंटिव से मुराद क्या है कि कोई भी इंसान जो है उसके लिए स्टिमुलस बहुत अहम चीज़ होती है। स्टिमुलस से क्या मुराद हुआ कि उसके लिए अच्छा, इंसेंटिव का वर्ड वैसे ईजी है, जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स को बड़ा इंसेंटिव मिला है इस चीज़ का, रिवार्ड आपको समझ लें इसको। तो रिवार्ड भी उसको सामने कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा होता। यानी स्पोकन इंग्लिश सीख कर कोई शख्स जो है उसको ये फ़ील नहीं होता कि मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा चैंपियन बन जाऊँगा। हालाँकि जो स्पोकन इंग्लिश है वो एक बहुत बड़ा स्किल है ऑफ़ कोर्स। लेकिन बहरहाल उनको ज़ाहिरी तौर पर एक अच्छा इंसेंटिव या कोई बहुत बड़ी रिवार्ड उनको नज़र नहीं आती। तो इस वजह से भी मोटिवेशन भी कम होती है। तो ये वो बैरियर्स हैं जो कि इंसान को किसी ख़ास लैंग्वेज को, ख़ास तौर पर जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, उसको सीखने में डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लेते हैं और उस लैंग्वेज जो वो सीख रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश है, उसकी जो प्रोफ़िशिएंसी है, उसके अंदर जो कमाल है, महारत है, वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेटिव स्पीकर्स की तरह जो है दे बिकम जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर, कि वो एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलना शुरू हो जाए। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर
चांसेस होते हैं। तो ये डेफिनेटली एक एक्विजिशन बैरियर है, यानी कि अगर आप ऑफ कोर्स, वैसे बाय द वे आपको ये बता दूं कि अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए नेटिव स्पीकर्स का कोई कॉन्सेप्ट, अब ख़ास तौर पर जब वर्ल्ड इंग्लिशेस का कॉन्सेप्ट आया है कि हर मुल्क जो है ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तानी इंग्लिश अपना उसका एक फ़ोकस है, इंडियन इंग्लिश उसकी अपनी एक हैसियत है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका अमेरिकन की तरह बोलना लाज़मी है या आपका ब्रिटिशर्स की तरह बोलना लाज़मी है। और इसी वजह से मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि मैंने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स वाली वीडियोस को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि बाद में मुझे फीलिंग्स आई कि अगर कोई शख्स बहुत बुरी तरह प्रोनाउंस कर रहा है, चलो उसकी तो वो हेल्प ज़रूर हो सकती है प्रोनाउंसिएशन वीडियोस की। लेकिन अगर कोई स्लाइट डिफरेंस है उसकी प्रोनाउंसिएशन में, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एनी हाउ, बैरियर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि मुमकिना तौर पर ये मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग जो हों वो नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी हासिल कर लें, लेकिन वो भी सिर्फ रिटन तक होगी। स्पोकन के अंदर अगर आप नेटिव लाइक की बात कर रहे हैं तो वो अ, बहुत बहुत मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, एक चीज़ वजाहत कर दूं, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको अंदाज़ा हो चुका है, वो माशाल्लाह आदी हो चुके हैं कि मैं कैसे प्रेजेंट करता हूं और कैसे मैं जो है वीडियोस को आगे बढ़ाता हूँ और कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको टिप दे दूँ कि एक तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैं बुलेट्स की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, दूसरा आपको शक्ल नज़र आ रहा होगा कि सेंटेंसेस की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, और तीसरा आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट कलर्स करके मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ये सारी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स एक एक स्लाइड के ऊपर मुझे आधा आधा घंटा लग जाता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। लेकिन ये इसके पीछे साइकी ये है कि अगला बंदा जो है वो अगर कीवर्ड्स को भी पिक कर ले तो बात को समझ सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप मेरी वीडियो को जब देख रहे होते हैं तो प्लीज़ आप लोगों को ये नहीं चाहिए कि आप लोग साथ-साथ रीड आउट कर रहे हैं। अगर आप साथ-साथ रीड आउट करना शुरू कर देंगे तो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। सो इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर यू कि अगर आप प्लीज़ सेंटेंस को पढ़ने की बजाय मेरी बात को सुन लिया करें। बेशक जहाँ-जहाँ मैं कर्सर को लेके जाता हूँ वहाँ उसको आप फ़ोकस कर सकते हैं, बट सुन लिया करें और समझ लिया करें, और फिर बाद में बेशक पॉज़ करके एक दफ़ा स्लाइड को दोबारा पढ़ लिया करें। मेरा चैनल इट्स नॉट मेड फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट मेड फॉर फन, इट्स नॉट मेड फॉर लाफ्टर ऑफ कोर्स, बट I always try to make my videos good enough to ग्रैब योर अटेंशन। सो हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, तो हमें इसको डिफरेंट अंदाज से देखना चाहिए। डिफरेंट अंदाज से वीडियो देखना भी एक आर्ट है। सो प्लीज़ आप लोग बेशक एक दफ़ा सुन के और फिर पॉज लेके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट कोशिश किया करें कि अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, फिर क्या बात हम कर रहे थे कि एक्विजिशन बैरियर्स जो हैं, यानी एक्विजिशन में रुकावटें कौन-कौन सी आती हैं। तो उसमें ये कह रहा है कि जनाब वोकैब्युलरी और ग्रामर तो फिर भी इंसान सीख लेता है, आसान है। लेकिन अगर आप बात करेंगे प्रोनंसिएशन एंड इंटोनेशन की, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जब तक कि आपको एक प्रॉपर एक्सपोज़र नहीं मिलेगा, और ख़ास तौर पर प्रोनंसिएशन, एक्सेंट, इंटोनेशन वगैरह, तो जब तक आप अगर प्रोनंसिएशन की भी बात करें तो किसी हद तक हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंटोनेशन एंड एक्सेंट, देन यू विल हैव टू बी एक्सपोज्ड इन द नेटिव लाइक एनवायरनमेंट्स, फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिश और अमेरिकन एनवायरनमेंट्स। तब ही जाकर आपका एक्सेंट जो है उनकी तरह बन सकता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्विजिशन बैरियर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एज फैक्टर है, इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम एज फैक्टर की बात करते हैं, ये भी एक बैरियर के हवाले से। इसके अंदर हम देखेंगे कि एज फैक्टर कैसे एक एक्विजिशन के अंदर एक बैरियर के तौर पर सामने आ सकता है, और वो कौन सी पर्टिकुलर फेजेस ऑफ लाइफ हैं कि जहाँ पे आप ठीक सीख सकते हैं, और अगर वो फेजेस से गुजर जाएं, अगरचे कि हम लोग इससे पहले भी क्रिटिकल पीरियड की बात कर चुके हैं, जहाँ हम ब्रेन के हवाले से बात कर रहे थे। तो एज फैक्टर में सबसे पहले तो ये है कि पुबर्टी जो है, इसको कहते हैं हम, जो उर्दू में हम इसको बलोगत कहते हैं। आप इसको तकरीबन तकरीबन आप अराउंड 10 टू लाइक 15-16 ईयर्स की जो एज है उसके हवाले से बात कर दें, कि वो कहते हैं कि इस स्टेज के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फुली एक्वायर अनदर लैंग्वेज। जब ये स्टेज अगर किसी की गुजर जाए, तो फिर किसी सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करना it becomes very difficult. लेकिन it's not impossible. To be honest, when I started learning English language, I was 17 and a half. And to be honest, I was a villager. I am a villager, of course, and I didn't know to, how to say a full sentence. I still cannot forget to, when one of the teachers asked me what is your name, and it was quite difficult for me to say my name is Zishan Akrams, and it was very difficult for me. So
ऐसा नहीं है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश सिखा चुका हूँ। आईएलटीएस एंड पीटीई जो लोग एकेडमिक कोर्सेज़ करते हैं, उनको सैकड़ों को मैं करवा चुका हूँ। और मैंने लैंग्वेज लर्निंग 17 ईयर्स के बाद सीखना शुरू की एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड इनफ टू स्पीक एंड गुड इनफ टू राइट एंड रीड एंड लिसन। सो ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, लेकिन इट बिकम्स टफ टू एक्वायर इस एज के बाद। अच्छा, इसके बाद एक और जो सामने आती है, और ये सारी जितनी बातें हैं ये एक्चुअली जार-जूल की बातें हैं, जिनको सबको कुछ को मैं रिफ्रेज़ करके पेश करूँ। ज़्यादातर अब मैं रिफ्रेज़िंग ही कर रहा हूँ, उसकी बातों को ज़रा आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखा गया है कि जो अर्ली टीन्स होते हैं, वो L2 लर्नर्स के ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं देन द यंगर चिल्ड्रन। एक और बात कि अगर अर्ली टीन्स की बात करें, ठीक है, जैसे हम कहें कि 13, 18, 14, 15 इनको टीन्स कहते हैं ना, तो अर्ली 18s यानी कि आप यूँ कह लें कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनकी बात हो रही है। ये ज़्यादा अच्छी तरीके से लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है, देन यंगर चिल्ड्रन, कि जो 12-11 से नीचे वाले हैं, 8, 9, 10 वाले, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से टीन्स जो हैं, और वो भी अर्ली टीन्स की बात हो रही है। 16, 17, 18, 19 की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है 13, 14, 15 की बात हो रही है, इन टीन्स की बात हो रही है। तो ये एक खास, यानी एक खास पर्टिकुलर रेंज ऑफ ईयर्स है कि जहाँ पे आप मखसूस लैंग्वेज को अगर सीखना चाहें तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि वो इसको थोड़ा-सा और मुख्तलिफ तरीके से बयान कर रहा है, ऑप्टिमम एज। ऑप्टिमम एज से मुराद जहाँ हम लेंगे कि सबसे ज़बरदस्त एज जो होगी, वो 10 से 16 होगी, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, L2 की जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा आपका दिमाग काम कर रहा होता है, आपकी स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होती हैं। तो इस के अंदर इस पर्टिकुलर ख़ास एज में अगर कोई लैंग्वेज को सिखा दे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। अब आते हैं जनाब अगले पार्ट की तरफ लेक्चर के, जो कि है टीचिंग मेथड। अब ये फोकस ऑन टीचिंग मेथड से क्या मुराद है? जनाब, जब आप लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, जो जो छोटे बच्चों के साथ-साथ जो खेल रहे हैं, उनके केयर गिवर्स, इन सब से आप आसानी से सीख जाते हैं, और आपको किसी ख़ास टीचिंग मेथड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप लैंग्वेज 2 की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको डेफ़िनेटली एक ख़ास किस्म की एजुकेशनल अप्रोच भी चाहिए, और कुछ ख़ास किस्म के मेथड्स चाहिए, आपको ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शनल मटेरियल चाहिए, लेसन प्लानिंग चाहिए, कि जिसके ज़रिए आप L2 को सिखा सकते हैं। अच्छा, एक टिप आ गई, जब आप स्टडी के लिए, साहब ज़रा, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेपर्स के लिए, बीएस इंग्लिश के ख़ास तौर पर उन पेपर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ऑफ़ कोर्स मुझे दूसरे लोग भी सुन रहे हैं जो सिर्फ़ नॉलेज के लिए सुन रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग जो पेपर्स के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि मैं उस चीज़ को ज़हन में रखता हूँ कि आप जब पेपर में लिखने लगे, तो इन सारी बातों को अपने अल्फाज में पेश कर दिया करें। मेरी बात को सुना? और यहाँ से जो लिखा हुआ है ये सारा मटेरियल, इसको भी देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि मेरी बातों को मैं आपको बहुत सिंपल अंदाज में समझाता हूँ, तो पेपर में जाकर आप इनको सादा लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश किया करें, लेकिन उसके लिए सावधानी, आपकी ग्रामर ठीक होना पड़ेगी। सो टीचिंग मेथड्स के अंदर हमें कुछ देखने पड़ेंगे, और वो हमारे पास एक GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, एक ऑडियोलिंगुअल मेथड है, और एक कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़ हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली लेटेस्ट हैं। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा जी, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि आपको जो यूट्यूब है वो दिखाता है, और आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि यार, मैं किस तरीके से एफ़र्ट करके आपकी प्रेज़ेंटेशंस, आपसे जान नहीं छुड़वा रहा, आपको फ़ेक बातें नहीं बता रहा, आपको जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करें और इसको शेयर किया करें। इट्स अ सपोर्ट फॉर मी। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा चैनल बढ़ेगा, कल को मेरी इनकम होगी, वो मैं ही कमाऊँगा, बट सर्टेनली ये आपकी हेल्प भी हो रही है। और कमेंट इसलिए होता है कि इससे बंदे को फीडबैक मिलती है, अच्छा लगता है अगर कोई आप फीडबैक, मुझे पॉजिटिव फीडबैक देंगे, या अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो वो भी लाजमी किया करें। तो ये सब लोग आप प्लीज़ हर सूरत करें। थैंक यू। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या है, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है टू टीचिंग अ सेकंड लैंग्वेज। जब आप सेकंड लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल रवायती अप्रोच है, और इसका सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो ग्रामर,
रूल्स और ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। सबसे ज़्यादा फोकस इसका किस पे होगा? ग्रामर रूल्स और ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर। और इसके साथ साथ क्या है कि ये बात थोड़ी सी रिपीट हो गई। हाँ, इसमें जो ये अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर नेटिव लैंग्वेज का, यानी जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं, कि एक टीचर पढ़ा रहा है स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, या किसी भी और एकेडमी के अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो वो आपको उर्दू में बता रहा है कि देखो बेटा ये सेंटेंस है, वो स्कूल जा रहा था, इसका तर्जमा है, और इसका उर्दू तर्जमा ये होगा, अंग्रेजी में हम ये कहेंगे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अचानक से मुझे याद आ गया, एक मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया, आई एम नॉट गुड एट रिमेंबरिंग द नेम्स। तो उन्होंने एक मेरे ऊपर एतराज़ किया था बड़े पोलाइट अंदाज में, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में, कि सर थोड़ा सा अपनी स्पीड जो है वो कम करें। तो मैं, आप यकीन करें, अगर स्पीड को कम कर दूं तो आपके ये लेक्चर्स जो हैं वो 2-2 घंटे के चले जाएं। तो इसलिए प्लीज़, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा तेज़ लगती है तो जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो नेटिव लैंग्वेज के अंदर होता है, और इसके अंदर ट्रांसलेशन और इसके अंदर ग्रामर, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस होता है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। जीटीएम यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को एडवांटेजेस के हैं, क्या है कि ये ग्रामर और आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, टारगेट लैंग्वेज का, टारगेट लैंग्वेज से क्या मुराद है? जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या हुई? इंग्लिश। तो आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है, अगर आप जीटीएम मेथड से पढ़ते हैं तो आपकी ग्रामर और आपका स्ट्रक्चर जो होता है उस लैंग्वेज का, वो ज़बरदस्त हो जाता है। इसके साथ साथ ये, अगर आप रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो 2 स्किल्स हैं, यानी ओवरऑल आपके 4 स्किल्स होते हैं, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो ये जो जीटीएम है, ये सबसे ज़्यादा फोकस करता है रीडिंग एंड राइटिंग को। अगर आप रीडिंग एंड राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये एक मुनासिब अच्छा जो है, आप कह सकते हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो क्या है कि ये बिल्कुल भी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पर फोकस नहीं करता। आपकी जो सबसे ज़्यादा अहम, एक तरह से वैसे तो ये चारों स्किल्स अहम होते हैं, बट साफ ज़ाहिर है ये प्रोडक्टिव जो आपका स्पोकन है, खासतौर पर जो सब लोगों को सुनाई देता है, अच्छा लगता है, और लिसनिंग ऑफ कोर्स, इन 2 स्किल्स के ऊपर इसका कोई फोकस नहीं है। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज वो क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है या इंटरेक्शन है इन द टारगेट लैंग्वेज, वो ऑफ कोर्स इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी स्पोकन जो है वो ठीक नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से ऑफ कोर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और आज की दुनिया में ख़ास तौर पर जहाँ ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है वो स्पोकन के ज़रिए इफ़ेक्टिव समझी जाती है, तो उसमें फिर साफ ज़ाहिर है लोग जो हैं वीक होते हैं, अगर आप जीटीएम पर ही सिर्फ रिलाय कर रहे हैं तो। इसके अलावा आगे आ जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड, और हमेशा मैं कलर्स को एक साइकी के तौर पर पढ़ाता हूँ। कलर्स को मैं ये सारी की सारी मेहनत, देखें एक कलर भी मैं दे सकता था आप लोगों को, और मेरे लिए बहुत आसान होता, मैं आधे घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार कर देता। ये ऐसा क्यों है कि मैं, आई कीप ऑन वेटिंग पीपल, और पूरा पूरा दिन जो है मैं एक प्रेजेंटेशन बनाने पे लगा देता हूँ, वो ये कलर्स की पीछे एक साइकी बनाते हुए, लोगों की साइकी, स्टूडेंट्स की साइकी को समझते हुए। सो आप इसको समझे, ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो मीन्स आप लिसनिंग को समझ लें, और लिंगुअल मीन स्पोकन को समझ लें। तो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये आपके स्पोकन और लिसनिंग, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा ऑफ कोर्स। और ये जो है ये एम्फेसाइज किस पे करता है? रेपिटिशन एंड ड्रिल्स, यानी कोई सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, या कोई वर्ड है तो उसको रिपीट करवाना, ठीक है। और ड्रिल्स यानी मशकें, एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं, और जो है इसकी जो अंदर रेपिटिशन करवाते हैं दूसरी लैंग्वेज की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसका इस ऑडियोलिंगुअल मेथड के पीछे एक आइडिया है, और वो आइडिया क्या है कि लर्निंग जो है, यानी कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, वो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे कि एक आदत हम बनाते हैं। हमारी एक आदत बन जाती है, कहते हैं ना कि मेरी आदत बन गई है। तो वो आदत कैसे बनती है? एक दफ़ा आप काम करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा करते हैं, यानी कि यू रिपीट इट, आप उसकी ड्रिल करते हैं। You repeat it, you keep on repeating, and then it becomes a habit, और वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है वो, उसका आइडिया क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग भी एक तरह से हैबिट फॉर्मेशन की तरह है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इमिटेटिंग के ज़रिए, यानी कॉपी करने के ज़रिए, रिपीटिंग द साउंड्स, यानी कि आपको बार बार साउंड्स और वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं उनको सुनाए जा रहे हैं और रिपीट कराए जा रहे हैं। इसको फॉर एग्जांपल यूं समझ लें कि एक टेप रिकॉर्डर, या फिर कोई आजकल की लेटेस्ट मशीन जो है, इट कैन बी मोबाइल और एनीथिंग एल्स, तो वो आपको एक वर्ड सुनाया जाता है और आपको कहा जाता है इसको रिपीट करें।
वर्ड सुनाया जाता है, फिर रिपीट करें, सो यू कीप ऑन रिपीटिंग एंड ड्रिलिंग। तो ये आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है। अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या हैं कि इसका जो इसके अंदर आपकी स्पोकन और लिसनिंग जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि अब जो है कई और मेथड्स भी आ गए हैं। ये जो मैं मेथड्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स चूंकि जारजूल ने इन्हीं का ही तज़किरा किया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने आप को जारजूल की किताब से बाहर नहीं लेकर जाता, क्योंकि आप लोग जो हैं इस मकसद के लिए इस वीडियो को देखते हैं। तो स्पोकन एंड लिसनिंग इसके अंदर बहुत अच्छी हो जाती है, और आपकी प्रोनंसिएशन और इंटोनेशन भी बेहतर हो सकती है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आप सुन रहे हैं और आप सुनकर उसको रिपीट कर रहे हैं। तो जो भी सुन रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट भी हो रहा है, बार-बार सुन भी रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है आपकी प्रोनंसिएशन और इंटोनेशन जो है वो बेहतर होगी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि ये ग्रामर और रिटन लैंग्वेज को बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, या यूँ कह लें कि बिल्कुल कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड फोकस है। और दूसरा क्या है, और ये यूँ भी समझ लें कि ये ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये जीटीएम के बिल्कुल उलट है। अच्छा, दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो ये बड़ा अहम पॉइंट है वैसे, कि इसके अंदर चूंकि इस बात को समझिएगा प्लीज, कि चूंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक वर्ड सुनाया गया या एक फ्रेज सुनाया गया या एक साउंड सुनाया गया, और आप यू kept ऑन रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर साउंड और फ्रेज और वर्ड, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन तो ठीक होगी, आपकी इंटोनेशन भी ठीक होगी। लेकिन जो कम्युनिकेशन है, या जिसको हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो महज रटी रटाई चीज़ों का नाम तो नहीं है। वो तो सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको बात करना पड़ती है। आप अड्डे पे गए हैं तो आपको हाकर के साथ अजीब तरीके से, डिफरेंट तरीके से बात करनी पड़ेगी। आपको दुकानदार से डिफरेंट तरीके से बात करनी पड़ेगी। माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों से अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। क्लास के अंदर और तरीके से, कैफे के अंदर और तरीके से। सो यू कीप ऑन चेंजिंग योर सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट्स। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड डजंट प्रिपेयर यू फॉर दोज पर्टिकुलर क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट एंड डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। अच्छा जी, कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़ जो अब की हैं, जिन्हीं के नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि जिसके अंदर ज़्यादा फ़ोकस इस बात का है कि लोग कम्युनिकेशन जो है उनकी बेहतर हो, तो उसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, बट उनको समराइज़ किया गया है यहाँ पे, और जारजूल ने भी उनको अलग-अलग से तज़किरा उनका नहीं किया। इनका अहम पॉइंट क्या है कि इनका फोकस है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज रादर देन फॉर्म्स। अब फॉर्म से क्या मुराद है? फॉर्म से मुराद है ग्रामर, रूल्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, इनके ऊपर उनका फॉर्म के ऊपर नहीं। जब फॉर्म लैंग्वेज के अंदर, हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर फॉर्म की बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक याद आया कि अगर आपको मेरी आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ लग रही है, फॉर एग्जांपल, मुझे आज आवाज़ पे इसलिए बात करना पड़ेगी क्योंकि मैंने फीडबैक लेता रहता हूँ, और मैं फीडबैक को बहुत सिंसियर लेता हूँ और सीरियस भी लेता हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत तेज़ लगती है, तो भाई साहब यूट्यूब के अंदर सेटिंग में जाके, आपकी वीडियो के अंदर ही सेटिंग का एक बटन होता है, तो उसके अंदर आप अपनी स्पीड को, किसी भी बंदा जो बोल रहा है उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। एनी हाउ, तो इस कम्युनिकेटिव अप्रोचेस के अंदर जो फोकस होता है वो फंक्शन पे ज्यादा होता है, फॉर्म पे नहीं होता। यानी हाउ दोज वर्ड्स आर फंक्शनिंग इन योर कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी इस बात पे ज्यादा फोकस होगा। अभी इसको मजीद भी एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्पसेस हैं। रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कह रहा था कि ऑडियो लिंगुअल का प्रॉब्लम ये है कि वो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करता। तो रियल लाइफ सिचुएशन क्या है भाई साहब? आप किचन में हैं, आप घर में हैं, आप फुटबॉल ग्राउंड में हैं, आप पार्क में हैं, आप मार्केट में हैं, ये है रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, तो इनका फोकस, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस का फोकस जो है वो रियल लाइफ सिचुएशंस और स्पेसिफिक पर्पसेस के ऊपर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पसेस से मुराद ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो बिजनेस इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ये बुनियादी तौर पर कम्युनिकेटिव अप्रोचेस का ही कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू आर, यू हैव टू बी गुड इनफ इन योर बिजनेस डीलिंग्स और समथिंग लाइक दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, तो फिर आपकी ये बिजनेस इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। अच्छा जी, ये बुनियादी तौर पर ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो अप्रोचेज़ हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़ व्हिच आर डिफरेंट, ये बुनियादी तौर पर एक रिएक्शन है। किसके खिलाफ रिएक्शन है? ये उस आर्टिफिशियलिटी ऑफ पैटर्न प्रैक्टिस, इस पर्टिकुलर जो पैटर्न प्रैक्टिस है, यानी पैटर्न से मुराद क्या हुआ कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, के सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद जो है आईएनजी वाली फॉर्म है, ये क्या है?
पैटर्न और पैटर्न की प्रैक्टिस कराना। तो इस आर्टिफिशियलिटी है उनके नज़दीक, दिस इज टोटली आर्टिफिशियल, बिकॉज व्हेन समबडी इज स्पीकिंग ही इज नॉट वेरी मच he is not focusing on that, whether I am focusing on subject and then helping verb and then verb. तो इस तरह की कोई बात नहीं होती। जब जब एक बंदा बोल रहा होता है ना, सही अच्छी वाली लैंग्वेज जब बोल रहा था, तो फिर कभी भी इस चीज़ पे फोकस वो नहीं करता, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में चली जाती हैं चीज़ें। और इसके बाद उस बिलीफ के खिलाफ भी ये रिएक्शन है कि जो कहता है कि अगर आपको ग्रामर रूल्स आते हैं तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है उसकी तरफ जा सकते हैं, यानी महज लैंग्वेज ग्रामर को सीखना जो है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो सकती है। तो ये उसके खिलाफ ये कम्युनिकेटिव अप्रोचेस एक रिएक्शन के तौर पर पेश की गई। इसके अलावा क्या है कि या इनका एक बिलीफ है, यानी कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं इनके, लेकिन इनका बिलीफ जो है उन तमाम जितनी भी कम्युनिकेटिव अप्रोचेस हैं उनका एक ही बिलीफ है, और वो क्या है कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेजेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि जो क्लासरूम्स हैं वो उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट, यानी जितने लैंग्वेज लैंग्वेज क्लासरूम है उनकी बात हो रही है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम एक है, उसकी बात हो रही है कि उसको कैसा होना चाहिए। तो वो आस्किंग फॉर थिंग्स इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स। इस क्लास का जो इस क्लास इसको समझें, मुझे पता है अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा समझा। सो लैंग्वेज क्लासरूम क्या होगी, या क्लासरूम लेसन्स कैसे होंगे। उन क्लासरूम लेसन से मुराद क्या हुआ कि कोई भी शख्स जो लैंग्वेज आपको टीच कर रहा है ना, वो एक खास किस्म का एक तजिया करता है कि यार मुझे कैसे इन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश या लैंग्वेज सिखा देनी चाहिए। तो उसका जो लेसन है या लेसन प्लान है उसके अंदर इन अप्रोचेस वाले जो होते हैं लिंग्विस्ट टीचर्स, उनका ज़्यादा फोकस किस पे बात पे होगा, आस्किंग फॉर थिंग्स, यानी कि लोगों से बच्चों से बुलवाना। मुझे इससे बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नज़र नहीं आ रही कि बच्चों से बुलवाना, कि लोग बच्चे जो हैं वो खुद से चीज़ों के बारे में पूछें या खुद से उनके बारे में क्वेश्चंस करें। तो ये बच्चों को इनकरेज करता है कि एक ऐसी सिचुएशन पेश की जाए उनके सामने कि दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, और जब क्वेश्चनिंग होती है तो डिस्कशन स्टार्ट होती है। अच्छा, इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स के एक सोशल सेटिंग जो है वो घर की है, एक सोशल सेटिंग जो है मार्केट की है, एक सोशल सेटिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज की है, स्कूल की है। तो इन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बच्चों को इस काबिल बनाना कि दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिस्कसिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये है कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक बिलीफ। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात यह है कि अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, जैसा कि इंग्लिश फॉर मेडिसिन या जापानीज फॉर बिजनेस, यानी कि अगर आप मेडिसिन सीख रहे हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपका एक कोर्स जो है वो होगा इंग्लिश फॉर मेडिसिन, यानी कि आपका एक मखसूस जो है वो एरिया है मेडिसिन का, और उसकी एक मखसूस लैंग्वेज है, और उसके लिए आपको इंग्लिश फॉर मेडिसिन पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी, क्योंकि आपने ज़्यादातर उसी फील्ड के अंदर होना है। या फिर अगर आप जो है जैपनीज तो इसलिए लिख दिया एक एग्जांपल के तौर पर, आप इंग्लिश फॉर बिजनेस भी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको समझ आएगी ये बिजनेस इंग्लिश, कि अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बात करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो। एनी हाउ, दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच। अच्छा जी, अब हमारा जो फ़ोकस है वो लर्नर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, बजाय इसके कि जो है टीचिंग। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे अब तक? अब तक अपना दोहराया ना सारा दिमाग को, तो हम बात कर रहे थे कि अब तक के टीचिंग हमारी कैसे होनी चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। लेकिन अब हमारा फ़ोकस हो जाएगा प्योरली लर्नर के ऊपर, ठीक है? और टीचर से हमारा जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ चला जाएगा? लर्नर की तरफ। और उसकी इंटरेस्ट जो है जो उसके मेथड्स हैं, उसकी जो टेक्स्ट बुक सॉरी या एग्जैक्टली कि हमारा जो कंसर्न है फ्रॉम टीचर टू लर्नर हो जाएगा, और उसकी एक्विजिशन प्रोसेस के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस हो जाएगा। अच्छा, क्या इसका मकसद है फोकस ऑन लर्नर से? क्या मुराद है कि एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि हमें इस चीज़ से भूल जाएंगे कि टीचर जो है उसका मटेरियल कैसा है। हम ये देखेंगे कि लर्नर जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर लर्नर एरर्स कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो इससे पहले जितने भी
अप्रोचेज़ आईं, तो वो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जीटीएम है या फिर ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इन ख़ास तौर पर इन अप्रोचेज़ के अंदर गलती को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था, ठीक है? लेकिन अब जो अप्रोचेज़ हैं, उसके अंदर यानी कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़ ख़ास तौर पर उनके अंदर फ़ोकस क्या है कि अगर लर्नर ने कोई गलती कर ली है, तो भाई उसको नेचुरल पार्ट के तौर पर लो कि ये नेचुरल है भाई, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, खैर है। क्या हो गया है? ठीक तो हो? ठीक है? तो ये जो है आपका जो एरर्स हैं वो देयर पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस, और ये इसको हम फेलियर के तौर पर नहीं लेंगे, बल्कि अ, उस करेक्ट फॉर्म की तरफ हम, आप यूं कह लें कि एक एक शख्स जो है अगर गलती करता है तो हमें ये लगेगा कि यार इसने तो गलती कर दी, ओ हो, नहीं, बल्कि हम ये समझेंगे कि वो क्या कर रहा है कि उसकी जो एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, उस वो गलती से अब सही फॉर्म की तरफ जाएगा, वो करेक्ट फॉर्म की तरफ जाएगा। ये इंडिकेशन है कि एक स्टूडेंट अगर गलती, कहते हैं ना कि दाग दो अच्छे होते हैं, मकसद ये है कि अगर कोई शख्स, एक बच्चा खेलेगा ही नहीं, अब एक माँ कहती है मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े उसके होने चाहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी माँ ये कह रही है कि बेटा तुमने खेलना नहीं है, तुमने कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं करनी कि जिससे तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाए। इसका मतलब ये है कि वो वालिदा जो है अपने, या वालिद, मकसद बात करने का, कि वो बच्चे की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको तो हमेशा के लिए दफन करना चाहता है, क्योंकि बच्चा जो है कि जब तक वो खेलेगा नहीं, शरारतें नहीं करेगा, चीज़ों को इधर-उधर लिखेगा नहीं, कोई हाथ पे कुछ स्याही नहीं मलेगा, तब तक उसकी सलाहियतें नहीं बढ़ेंगी। तो इसी नेचुरल वे से जो है इन कम्युनिकेटिव अप्रोचेस का जो फोकस है वो ये कहते हैं कि ये तो एक क्लू है, जब एरर करते हैं, जब कोई गलती करेगा तो उसका मतलब ये है कि somebody has started learning, और वो एक अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र भी आता है, इंटर लैंग्वेज भी आती है और मोटिवेशन भी आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं अब। एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कोर्स, एंड टास्क बेस्ड लर्निंग एज़ वेल। सो सबसे पहले ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र क्या है जी? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपकी एरर्स L2 के अंदर, जो आपकी गलतियाँ हैं, दूसरी लैंग्वेज यानी कि अंग्रेज़ी सीखते हुए मिसाल के तौर पर, वो ट्रांसफर के जरिए हूँ, यानी कि इसको हम क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाए क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस आपके यहाँ, हमें तो पता ही नहीं है, तो ये एक्चुअली ट्रांसफर ही क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस होता है, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। फ्रॉम द L1, ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम द L1 इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपकी गलती कोई हुई L2 के अंदर अंग्रेजी सीखते, और वो इस वजह से हुई कि आपकी जो मदर टंग है या आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका असर वापस सेकंड लैंग्वेज पे आया, और ये होता है जिसको हम लोग मदर टंग इंटरफेरेंस कहते हैं, और ये तो होता है। लेकिन इस ट्रांसफ़र को हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र भी कहते हैं और नेगेटिव ट्रांसफ़र भी कहते हैं। सो व्हाट इज पॉजिटिव ट्रांसफ़र? यूजिंग सिमिलर फीचर्स ऑफ L1 एंड L2, कि जो आप जब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बिल्कुल सेम सेम फीचर्स इस्तेमाल कर दें। यानी मिसाल के तौर पर, मैं एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि अगर अंग्रेज़ी के अंदर किताब, सॉरी बुक है एक वर्ड, तो बुक की जगह पे हम किताब बोल दें, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ठीक है, क्योंकि किताब जो जो किताब का कॉन्सेप्ट उर्दू में है वही कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ी में बुक का है, तो इसका मतलब है बुक और किताब। अगर आप इनको ट्रांसफ़र करते हैं, स्विच करते हैं, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, ठीक है? इसमें कोई गलती नहीं है। ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ पॉजिटिव ट्रांसफ़र की, वैसे यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, तो आप कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होगा? यूजिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ L1 एंड L2, और इसके अंदर शायद मैंने जो है, हाँ एग्जैक्टली इसके अंदर मैंने नेगेटिव ट्रांसफ़र की एग्जांपल दी हुई है। जैसे कोई शख्स, अब समझिएगा इस एग्जाम्पल को, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, और ये होता भी ज़्यादातर जो है आपकी जो अर्ली स्टेजेस ऑफ L2 होती है ना, अर्ली अर्ली स्टेजेस जिसमें अभी आप सीखना शुरू कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा होता है कि अब हमारे उर्दू के अंदर शाम जो है वो उस वक्त को कहते हैं कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, और इसका मुतबादिल अंग्रेज़ी में इवनिंग है, जबकि जो रात है उसका मुतबादिल नाइट है। तो अब अगर कोई शख्स नाइट की जगह पे शाम बोल दे, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है, यानी कि एक्चुअली
उसको ये लगा कि जो शाम है वो अंग्रेजी में उसको नाइट कहते हैं। तो ये एक सादा सी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है कि नेगेटिव ट्रांसफर। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफर में होता क्या है कि कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाती है। अब अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आई वेंट टू मीट हिम इन शाम फॉर एग्जांपल, तो एक तो ये है कि सर्टनली अगला बंदा इसको तो वैसे भी नहीं समझेगा, लेकिन एक कम्युनिकेशन में गलती भी तो हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली तो आप नाइट नाइट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं शाम के लिए, तो टाइमिंग जो है वो गलत है। वहाँ नाइट का मतलब ये है रात, तो आप गलत टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट में जो चीज़ आ रही है कि अंग्रेजी में इसी चीज़ को वो नाम देते हैं, तो वो आप गलत बोल रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी मेरे जहन में आ रही है कि जैसे कुछ लोग जो हैं बेड का कॉन्सेप्ट चारपाई के लिए लेते हैं कि चारपाई को बेड कहा जा सकता है। वैसे अब बहुत सारे लोग बड़े काबिल लोग हैं जो इस तरह की अल्फाज की अंग्रेज़ी उनको बहुत अच्छी तरह आती है, जैसे लोटा हो गया और चारपाई होगी। ये बड़ी मशहूर बातें हैं, क्योंकि एम इंग्लिश करके आता है तो कहते हैं कि जी तुझे लोटा और चारपाई की अंग्रेज़ी नहीं आती तो कौन सी तुमने एम इंग्लिश कर ली। तो चारपाई को चारपाई ही कहा जाए, क्योंकि चारपाई जिस कल्चर की ज़बान अंग्रेज़ी है वहाँ पे होती ही नहीं है। सो दे हैवंट इन्वेंटेड अ वर्ड फॉर इट। बाय द वे, अभी कोई वर्ड मैंने सुना है कि शायद कोई वर्ड ऐसा है जो चारपाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शायद लोगों ने इतना तंग किया होगा कि मे बी कोई वर्ड ईजाद करना पड़ा उसके लिए। बट यूजुअली लोग उसको क्या कर देते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ नेगेटिव ट्रांसफर की, कि उसको बेड से कंपेयर कर देते हैं। तो बेड और चीज़ है, चारपाई और चीज़ है। बेड जो है वो लाजमी नहीं है कि उसके चार जो है वो पाए हों, या चार उसके पैर हों, या चार उसकी टांगें हों, जो भी उसको नाम दे दें। बेड ऐसे भी हैं जो जिनको बेड का नाम दिया जा सकता है, जिनकी टांगें हैं ही नहीं और उन्होंने बिल्कुल फर्श के ऊपर उसको लगाया हुआ है। सो मकसद बात करने का ये है कि कॉन्सेप्ट गलत ट्रांसफर कर देना, ये आपका नेगेटिव ट्रांसफर होगा। इंटर लैंग्वेज भी बड़ा ही अजीब किस्म का जो है एक वर्ड है और अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है। नाम से आपको ज़ाहिर अगर आप नाम को थोड़ा सा फोकस करके पढ़े ना, इंटर लैंग्वेज, तो अब आपको समझाता हूँ इंटर लैंग्वेज से क्या मुराद है। एक ऐसा लैंग्वेज सिस्टम है कि जब खास तौर पर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो तब ये सामने आता है। और ये क्या है कि इसके अंदर लैंग्वेज एक जो लर्नर होता है ना, वो एक ऐसी फॉर्म इजाद करता है, एक ऐसी फॉर्म सामने लेकर आता है जो कि फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जो उसकी अपनी मदर टंग है और जो वो लैंग्वेज सीख रहा है, इन दोनों से हटकर होती है। यानी ना तो वो जो बोल रहा है ना उसकी फीचर्स फर्स्ट लैंग्वेज में है और ना ही उसके फीचर टारगेट लैंग्वेज के अंदर है। अच्छा, एक अजीब सी एग्जांपल मेरे जहन में आ गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग समझते हैं कि बड़ी मशहूर एग्जांपल है, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मुंह चिब्बा करके बोलना, या सराइकी में हमारी में कहते हैं मुंह चिब्बा। चिब्बा से मुराद ये है टू टिल्ट करके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके। तो लोगों को ये लगता है कि शायद अगर वो कोई हैंकी फेंकी करके अंग्रेजी बोलेंगे तो बहुत अच्छी अंग्रेजी होगी और ऐसी ही बोलनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो फीचर है जिसके अंदर आपको बहुत ही ओवर रिएक्ट, मैं उस तरह बोलना नहीं चाहता, बहुत मैं बुरा लगूंगा। आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही हाई फाई आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो अंग्रेजी बोलते वक्त अंग्रेजी को ऐसे चबा चबा के और ऐसे पता नहीं कैसे बोलेंगे कि उनका जो लहजा है और उसका जो मुंह है वो भी टेढ़ा टेढ़ा करके बोल रहे होंगे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी से हम इंटर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगरचे कि ये आइडियल एग्जांपल नहीं है वैसे। मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको पेपर में कोड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये ज़बरदस्त एग्जांपल है। अब अगर देखा जाए कि तो जिस तरीके से हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई, कुछ पाकिस्तानी मोहतरमे जो हैं, अब आप कहेंगे कि बहन क्यों नहीं कहा, तो ये बड़ा एक अजीब सा हमारा कल्चरल है कि हम लोग जो हैं फ़ीमेल के लिए समटाइम इस तरह के अल्फाज इसलिए भी नहीं बोलते कि बहुत सारे लोग बुरा मना जाते हैं। एनी हाउ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। तो क्या है कि आप इस तरह के जो अल्फाज बोलते हैं ना, ये ना तो अंग्रेज़ी से बोलते हैं और ना पाकिस्तानी से बोलते हैं। ना अंग्रेज़ी से बोलते हैं, ना उर्दू ऐसे बोली जाती है। ना अंग्रेज़ी ऐसे बोली जाती है, ना उर्दू ऐसे बोली जाती है। अब समझ आ गई बात की? कि ऐसी आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कि ना तो आपकी उस लैंग्वेज का असर आपके मदर टंग से आपको मिल रहा है, ना ही आपकी टारगेट लैंग्वेज ऐसे बोली जाती है। सो इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ रीज़न्स ऐसी बोली गई हैं कि हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स दोनों लैंग्वेज की, अच्छा ये सिर्फ प्रोनंसिएशन की बात नहीं हो रही। इट कैन बी
स्ट्रक्चर वाइज भी हो सकता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर आप इजाद कर लें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए कि जो ना आपकी मदर टंग का बन रहा हो और ना आपकी टारगेट लैंग्वेज का बन रहा हो। यानी मिसाल के तौर पर उर्दू में कहा जाता है कि मैं खाना खाता हूँ, यानी आपने पहले बोला मैं, यानी आपका सब्जेक्ट है, और खाना आपका वर्ब हो गया, और जो है खाता हूँ, सॉरी, मैं खाना आपका नाउन हो गया, और खाता हूँ जो है, जो ये एक्शन है, ये आपका वर्ब हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रहा है, यानी SOV। लेकिन जब आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो आप कहते हैं आई ईट फूड। तो इसका क्या इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था SOV और इसमें क्या है SVO। तो आप कोई ऐसा इजाद कर देते हैं कि उसके अंदर ओ आप शुरू में लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट आप शुरू में लगा रहे हैं, सब्जेक्ट बाद में लगा रहे हैं और वर्ब बाद में लगा रहे हैं। तो ना तो आपकी ये L1 है और ना ये आपकी L2 है। तो इंटर लैंग्वेज कैन बी इन प्रोनाउंसिएशन, कैन बी इन एक्सेंट, कैन बी इन वोकैबुलरी, कैन बी इन एनीथिंग। तो ये आपका जो है इंटर लैंग्वेज होता है। ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ लें, व्हेन अ लर्नर्स इंटर लैंग्वेज स्टॉप्स डेवलपिंग और फॉसिलाइजेस इट कैन लीड टू अ फॉरेन एक्सेंट। हाँ जी, ये अहम बात है कि जब आपके इंटर लैंग्वेज जो है उसका जो उसकी लर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है। यानी यू आर लर्निंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसके अंदर इंटर लैंग्वेज का स्टेज आती है और वहाँ पे वो स्टेज रुक जाती है। डेवलप फॉसिलाइज का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, टू सीज समथिंग। तो क्या इसका नतीजा निकलता है, इट लीड्स टू अ फॉरेन एक्सेंट। अब फॉरेन एक्सेंट एक टर्म है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो फॉरेन एक्सेंट एक ऐसा एक्सेंट है, या फॉरेन एक्सेंट एक ऐसा लहजा, एक ऐसा निज़ाम है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों के लिए डिफरेंट है। दोनों ये जो मैंने पहले बात की है पिछले 2 मिनट में, वही बात है, उस जो मैं बात कर रहा था उसकी टर्म है, उसको फॉरेन एक्सेंट कहते हैं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पेश कर रहा था उसको हम फॉरेन एक्सेंट कहते हैं। और नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही कोई ओपरी हो, बहुत ही कोई अजीब हो, बहुत ही कोई डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग फॉरेन एक्सेंट कहते हैं। ये एग्जांपल है जिसके अंदर एक शख्स जो है वो स्पेनिश सीख रहा था, एक ब्रिटिशर, और उसने क्या किया कि वो राइटिंग और रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त सीख गया, लेकिन उसकी स्पेनिश का जो एक्सेंट है, उस स्पेनिश का एक्सेंट और होता है और ब्रिटिश अंग्रेज़ी बोलने का एक्सेंट और होता है। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ी जो है स्टाइल में स्पेनिश बोलना शुरू कर दी। तो इस दोनों के एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर कंबाइन किया जाए तो वो दोनों एक किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहा, एक डिफरेंट चीज़ पेश कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल इंटर लैंग्वेज की बन सकती है। अच्छा जी, इसके अंदर एक और पॉइंट जो आप लोग के लिए अहम है वो ये है कि जो इस तरह की कंडीशंस हैं, ये जैसे इंटर लैंग्वेज है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फुली अभी तक रिसर्च्ड नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च जारी है और अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि 100% इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। मोटिवेशन एक बहुत ही अहम, आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। इसके अंदर दो किस्म का मोटिवेशन है, एक इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है और एक जो है वो इंटीग्रेटिव मोटिवेशन है। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है कि जब आप इसके लिए लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि वो आपकी डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर यूजुअली हम अंग्रेज़ी इसलिए सीखते हैं कि हमारी डिग्री, हमारे इम्तिहानात, उनके लिए अंग्रेज़ी का होना, अंग्रेज़ी का सीखना बहुत ज़रूरी है। या हमें बाहर जाना होता है और हम PTE, आइल्स वगैरह, बाय द वे आई prepare IELTS and PTE students. So if you are one of those, तो you can contact me online and physical both. तो आप लोग जब इस तरह की मोटिवेशन लेकर आप लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन होती है। जबकि इंटीग्रेटिव मोटिवेशन वो है कि जब आप सोशल पर्पसेस के लिए, कि आप ये चाहते हैं कि लोग जो हैं आपको अच्छा समझें, लोग जो हैं उनके अंदर, लोगों के अंदर आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, तो उसको हम इंटीग्रेटिव मोटिवेशन कहते हैं। और हाँ, मोटिवेशन एक इंतहाई अहम एलिमेंट है अगर आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन हो या फिर इंटीग्रेटिव मोटिवेशन हो, इन दो में से एक तो ज़रूरी है, और अगर दोनों हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, इसके अलावा जो अगर आपकी मोटिवेशन के साथ आपका सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो,
ठीक है। यानी कि स्पोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट से क्या मुराद होगा कि आपका एक घर है, मिसाल के तौर पर आप एक टीचर के पास लैंग्वेज सीख रहे हैं, और लैंग्वेज जो है वो आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, और वो टीचर आपको आधा घंटा घंटा एक ख़ास माहौल देता है, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक एकेडमी के अंदर। फिर आप घर जाते हैं तो घर के लोग भी आपसे अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो एक स्पोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाता है आपके लिए। और ये जो सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, ये फोकस किस पे करता है? कम्युनिकेशन पे करता है, ना कि उसकी गलतियों के ऊपर। ठीक है? तो ये ऐसा जो सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा आपकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ठीक है? और ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इनपुट हो वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छी हो। यानी इनपुट को हमने शायद पहले डिस्कस किया है, या मे बी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, कि इनपुट से मुराद जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी आप रीड कर रहे हैं, वो इनपुट जो है एक प्रॉपर इनपुट आपके लिए टारगेट लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, इनपुट और आउटपुट की हम बात कर रहे थे। तो इनपुट बुनियादी तौर पर वो है जो कि जिसको लर्नर जो है, जिसमें वो मौजूद है। अगर वो टीचर के पास है तो टीचर जो कुछ उनको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, बोल रहा है, वो उनकी इनपुट है। घर में जो कुछ बोला जा रहा है वो उनकी इनपुट है। तो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमेशा मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको कहता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे पास वो आएँ या मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देता हूँ। कोशिश करता हूँ मैक्सिमम मैं नेचुरल एनवायरनमेंट दूँ, ताकि लोग जो हैं अपनी एनवायरनमेंट को बिल्ड करें। और फिर उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग को ऐसे फ्रेंड्स को कहें कि मेरे साथ वॉइस नोट पे डिस्कस करें इंग्लिश के अंदर, और अपने दोस्तों को इनकरेज करें कि वो आपके साथ अंग्रेजी में बात करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी मदर को, अपने फादर को, चाहे वो अंग्रेजी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, उनके साथ आप अपनी लैंग्वेज को जो है अंग्रेजी लैंग्वेज उनके साथ बोलें, और यही आपके लिए बेस्ट इनपुट और आउटपुट का जरिया बनेगी। इसी के साथ जो इनपुट है वो कंप्रीहेंसिबल होनी चाहिए। ऐसी इनपुट ऑफ कोर्स ना हो जिसको आप समझ भी नहीं सकते। आपको स्टेजेस को आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर क्रॉस करना है। अगर आप शुरू दिन से ही बहुत ही टफ किस्म की इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। सो इट शुड बी फ्रॉम ईज़ी टू टफ, फ्रॉम ईज़ी टू कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जो है या एग्जैक्टली ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, एक अहम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको कह लें, जिसको हम फॉरनर टॉक कहते हैं, कि आपकी जो इनपुट है वो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपलर, इट शुड बी मेड सिंपलर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। और वो कैसे होती है? जैसे कि फॉरनर टॉक के अंदर होती है। अब फॉरनर टॉक क्या है? फॉरनर टॉक एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की जो है आप कह लें कि एक टर्म है, कि जब फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेनर के साथ बात कर रहे हैं, और आपको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती, और वो आपसे कहता है हाउ आर यू गेटिंग ऑन 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 योर स्टडीज। अब आपको समझ नहीं आती, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या मे बी उसकी प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट बहुत तेज था, या वर्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ ही नहीं आया, और आप जो है ऐसे ही मुंह उठा के बैठे हैं और आपको समझ नहीं लग रही। तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा, जो नेटिव स्पीकर होगा उसको समझ लग जाएगी कि नहीं यार, इसने मेरी बात को सही समझा नहीं है, तो वो अपनी बात को ना मजीद थोड़ा सा इजी वे में पेश करेगा। वो कहेगा इंग्लिश क्लास, यू लाइक इट। यानी कि एक्चुअली वो यही पूछ रहा था कि आपकी जो इंग्लिश क्लास है वो कैसी जा रही है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर अगले बंदे को समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पे अगला बंदा इजीली, जो नॉन नेटिव है, उसको समझ जाएगा। तो ये फॉरेनर टॉक कहते हैं, कि जब आप किसी कम्युनिकेशन को आसान बनाकर पेश करते हैं। तो इनपुट जो है, खास तौर पर टीचर्स के लिए ये है कि वो भी इनपुट को कोशिश करें, या अगर आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, या कोई भी किसी से सुन रहा है या सीख रहा है या सिखा रहा है, उन सब के लिए ये है कि द इनपुट शुड बी मेड सिंपलर। और जैसा कि अभी एग्जांपल दी गई है, कि बजाय टफ 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 चीज़ें पढ़ाने से भाई सिंपलर चीज़ें जो है उनको सिखाओ, बेसिक्स सिखाओ, या बेसिक्स की तरफ जाओ, बजाय इसके कि शुरू से ही आपको कि जी मैंने तो जी अंग्रेजी को वोकेबलरी ऐसी सीखनी है कि जनाब दुनिया इम्प्रेस हो जाए, तो ये गलत बात है, इंतहाई फजूल बात है। अच्छा जी, हाँ, तो आपका अगर the opportunity to produce comprehensible output in meaningful interaction is crucial for L2 development, but difficult to provide in large L2 classes। बड़ी अहम बात है, और वो ये कहता है कि एक ऐसी comprehensible output and input both, मैं इसको लिखूंगा, कि वो बहुत ज़रूरी होती है मीनिंगफुल इंटरेक्शन के लिए। लेकिन जो हमारी आजकल पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एकेडमीज़ हैं, ख़ास तौर पर मैं एकेडमीज़ की बात करूंगा, और इंस्टीट्यूट्स की भी जो बड़े बड़े हैं, कि उनकी जो L2 क्लासेस होती हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जैसा कि फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर जो
बहुत ज़्यादा था, बड़े-बड़े मशहूर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 30-40, 40, 50-50 बंदा उनके पास बैठा है। तो भाई आप उनके अंदर नहीं सीख सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके अंदर आपकी, ये मैं नहीं कह रहा भाई, जारजूल कह रहा है, ठीक है? कि आप बड़ी लार्ज क्लासेस के अंदर आपकी जो इनपुट आउटपुट है दोनों मुतासर होंगी। सो लैंग्वेज क्लासेस अगर आप सेकंड लैंग्वेज लर्निंग सीख रहे हैं तो इट शुड बी स्मॉलर वन। टास्क बेस्ड लर्निंग, यानी नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि एक ऐसी लर्निंग जिसके अंदर आप कोई टास्क देते हैं और वो टास्क को कंप्लीट करना होता है और वो टास्क को कंप्लीट करते करते वो लर्न करता है। तो अ, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको लैंग्वेज 2 यानी कि सेकंड लैंग्वेज में फ्लुएंसी हासिल करनी है, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के अंदर या एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, और वो छोटे-छोटे ग्रुप्स की शक्ल में भी हो सकती है या पेयर्स की शक्ल में भी हो सकती है। उनकी एग्ज़ाम्पल भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इनका जो ये टास्क होते हैं, 2 बातें इनकी अहम हैं। एक तो ये गेटिंग मीनिंग अक्रॉस एंड हैव अ क्लियर गोल, यानी कि एक तो ये है कि ये मीनिंगफुल होते हैं, मुकम्मल ये ऐसे इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो लर्नर है उसके लिए कंप्लीट मीनिंगफुल साबित हों। और दूसरा ये है कि इनके क्लियर कट गोल होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब अ वे टू गेट फ्रॉम ए टू बी सो दैट योर पार्टनर कैन ड्रॉ द रूट ऑन अ मैप। अब ये एक सिचुएशन पेश की गई, एक सिचुएशन पेश की गई और उसको कहा गया कि ऐसा कोई तरीकाकार इख्तियार करें जो ए से बी हो, और जिसके अंदर पार्टनर जो है वो मैप के अंदर आपका जो रूट है उसको अच्छे तरीके से तलाश कर सके। अब ये, चाहे आपको इसकी समझ आई है कि नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक टास्क बेस्ड लर्निंग है। और टास्क बेस्ड लर्निंग ही सबसे बेहतरीन होती है। और क्यों बेहतरीन होती है उसके पीछे मैं आपको एक वजह बता देता हूँ, और वो ये है कि आपका माइंड इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आप अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रट्टा है, क्रैमिंग है, उसको इसके साथ कंपेयर कर लें। आपको कहा गया चलो बेटा बोले बोलो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, और वो सर भी हिला रहा है और कह रहा है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये एक टिपिकल किस्म का रट्टा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपको कहा जाए कि भाई डिस्क्राइब ए वे टू गेट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फॉर एग्जांपल टू गेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया सो दैट योर पार्टनर कैन ड्रॉ द रूट ऑन अ मैप, कि वो मैप के ऊपर रूट बयान कर सके, तो इसको आप डिस्क्राइब करें। तो आपको कहना पड़ेगा कि जनाब पहले आपको लाहौर जाना पड़ेगा, लाहौर से वाघा बॉर्डर जाना पड़ेगा, और वाघा बॉर्डर से जो है आप वो जो है वाघा बॉर्डर वाली परेड देखेंगे, और जो नारे लगते हैं ये वो फलां फलां, और फिर उसके बाद आप यूं एंटर होंगे। तो ये आपको अच्छा खासा बताना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक क्रैमिंग थिंग्स। सो इसलिए टास्क बेस्ड लर्निंग जो है दैट इज वंडरफुल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन योर L2 फ्लुएंसी। इसके अंदर कुछ डेफ़िनेटली कुछ क्रिटिसिज़्म है, और उस क्रिटिसिज़्म में ये है कि जो लर्नर्स होते हैं, वो एक दूसरे की गलतियाँ सीख लेते हैं। एक लर्नर अगर गलती कर रहा है, तो दूसरा लर्नर उससे गलती सीख लेता है। इस तरह की कुछ कंसर्न्स मौजूद हैं। लेकिन ये रिसर्च शो करती है कि जो टास्क बेस्ड लर्निंग होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द टारगेट लैंग्वेज। और इसके अंदर एक अहम बात क्या है कि टास्क बेस्ड लर्निंग के अंदर गोल जो है वो ये नहीं है कि आपको L2 के बारे में ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। टू नो मोर अबाउट L2 क्या मतलब है इसका, कि आपको ये ना बताया जाए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ओए होए, मतलब इसका क्या फ़ायदा आपको बताने का। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जानने की कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। यानी अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, अगर आप CSS का इम्तहान दे रहे हैं, तो फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ये ना हो कि आप कहें कि जी वो एक जड़े जसरा वो कह रहा था। टू डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अगर आपको उसके लिए करना है तो ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली करें, रादर देन कि आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। So now we move towards communicative competence. We are moving to the last part of our video, जिसके अंदर क्या है कि आपकी जो एबिलिटी है कि लैंग्वेज के अंदर सही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लेना, उसको कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आपके अंदर एक ऐसी कॉम्पिटेंस है जो कि जिसके जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म की होती है कम्युनिकेशन। कॉम्पिटेंस एक ग्रामेटिकल होती है, यानी आपकी ग्रामर अच्छी है, स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। आपकी सोशियो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस है, यानी आपको सोसाइटी के नॉर्म्स का पता है, और आप क्या कहते हैं, कैन आई हैव सम वाटर रादर देन गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो गिव मी सम वाटर थोड़ा सा
एक रूड है, और कैन आई हैव सम वाटर इज समथिंग लाइक एक जो है इसको क्या बोलते हैं, प्लाइट है, ठीक है। तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है कि आपको पता है कि यहाँ इस तरह के माहौल में कैसे बोला जाता है। और फिर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, और ये डिफिकल्ट सिचुएशन किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है। डिफिकल्ट सिचुएशन कौन सी हो सकती है, आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है वोकैबरी, फॉर एग्जांपल आपकी वोकैबरी जो है वो वीक हो रही है, आपको वोकैबरी नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो वो फिर आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और वो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। और वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, आप पैराफ्रेज कर लेते हैं, आप कोड स्विचिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, आई रियली लाइक टू ईट करेला। अब मैंने करेला कह दिया क्योंकि मुझे करेले की अंग्रेजी आती नहीं थी, और मुझे वाकई नहीं आती यार। अगर किसी को आती हो तो प्लीज़ कमेंट कर दे। तो पैराफ्रेज करते हैं, आप कोड स्विचिंग करते हैं, आप क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि आई एम सॉरी दैट आई कुडंट एक्सप्लेन इट राइट, बट ये जो आपने क्या किया, ये आपने क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट की। फिर गेसिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, आप कोई चीज़ है, आपको उसका नाम नहीं आता, तो आप कहते हैं कि मे बी इट्स हैपनिंग देयर, तो ये इसका ये मतलब होगा। तो ये है स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजीज आपको अपनानी पड़ती हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजीज अपनाएंगे नहीं, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। सो बेसिकली इस तरह की अगर आप स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, तो आपको आपकी कम्युनिकेशन भाई बहुत अच्छी हो जाती है, और आपकी जो प्रोफिशिएंसी गैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जी मुझे वोकैबलरी नहीं आती, भाई वोकैबलरी नहीं आती तो स्ट्रेटजीज अपनाओ, बजाय रटे लगाने के 1000 वर्ड्स के। भाई आप 1000 वर्ड्स के रटे लगा लो, ये भी बड़ा मसला है। लोग कहते हैं जी वोकैबलरी मेरी वीक है। भाई वोकैबलरी वीक है तो इसका हल ये नहीं है कि 1000 वर्ड्स की वोकैबलरी का रटा लगा लो, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। आपको इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी, सो दैट यू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो जनाब दैट्स इट भाई, सब्सक्राइब कर दो, ये बेल आइकन पे दबा दो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।